मकसूदपुर का खौफनाक राज, रहीम और मोहन की आखिरी रात। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में बसा मकसूदपुर आज भी नक्शे पर एक धुंधले धब्बे जैसा है। वहां की हवाओं में एक अजीब सी भारीपन है। गांव के एक तरफ सदियों पुराना कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ श्मशान घाट, और इन दोनों के ठीक बीचों बीच खड़ी है काली हवेली। दोस्ती की मिसाल। करीब 40 साल पहले इसी गांव में रहीम और मोहन की दोस्ती के चर्चे थे। रहीम मस्जिद के पास रहता था और मोहन मंदिर के पास, लेकिन उनके बीच की दीवार कभी उनकी दोस्ती के आड़े नहीं आई। वे अक्सर हवेली के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा टोकते थे, बेटा उस हवेली की तरफ मत देखना, वहां दो रूहों का मिलन नहीं बल्कि मौत का साया नाचता है। वो काली रात, एक अमावस की रात, जब आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, मोहन ने मजाक में कहा, रहीम लोग कहते हैं वहां भूत हैं, क्या हम सच में इतने डरपोक हैं? रहीम ने अपनी ताबीज को छुआ और बोला, डर खुदा का होना चाहिए, मुर्दों का नहीं। चलो आज इस हवेली का वहम खत्म करते हैं। हाथ में एक पुरानी पीली रोशनी वाली टॉर्च लेकर वे हवेली की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, झींगुरों की आवाज अचानक शांत हो गई। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें सफेद धुएं की तरह निकल रही थीं। हवेली के अंदर सन्नाटे की चीख। जैसे ही उन्होंने हवेली के सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, वो एक लंबी चरमराहट के साथ खुला। अंदर की गंध सड़ी हुई लाशों और पुरानी नमी जैसी थी। अचानक रहीम की टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी पुरानी चूड़ियों पर पड़ी। वे चूड़ियां अपने आप खनक रही थीं। मोहन का गला सूखने लगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रहीम वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी ठक ठक ठक, ऊपर की मंजिल पर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी जब ऊपर सीढ़ियों पर गई तो वहां कोई नहीं था, बस धूल उड़ रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी थरथराने लगी और फटाक की आवाज के साथ बल्ब फूट गया। अब वहां सिर्फ घनघोर अंधेरा था। रूहानी मंजर। अंधेरे में उन्हें एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। रहीम ने माचिस जलाई। तीली की हल्की रोशनी में उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। सामने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लंबे थे, सफेद साड़ी खून से सनी थी, पर सबसे डरावनी बात उसके पैर थे जो पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और गड्ढों जैसी गहरी थीं। वो औरत धीरे से फुसफुसाई, तुम दोनों एक साथ? एक को मैंने दफनाया था, एक को जलाया था, पर मेरी प्यास नहीं बुझी। तभी पूरे कमरे में एक साथ अजान और शंख की मिलीजुली आवाज गूंजने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और दरारों से काला खून उबलकर बाहर आने लगा। वो औरत हवा में उठने लगी। उसके हाथ लंबे होकर रहीम और मोहन के गले की तरफ बढ़ने लगे। आखिरी चीख। मोहन चिल्लाया, भागो रहीम! लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों से रोने की आवाजें आने लगीं। वो औरत अमानवीय तरीके से हंसने लगी, ऐसी हंसी जो कानों के पर्दे फाड़ दे। उसने रहीम का हाथ पकड़ा और उसकी खाल जलने लगी। यह जमीन मेरी है, यहां न दुआ काम आएगी न प्रार्थना। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। हवेली के फर्श पर रहीम की ताबीज और मोहन का कलावा मौली पड़ा था, लेकिन वे दोनों दोस्त गायब थे। आज की हकीकत। आज भी अगर आप रात के 12 बजे मकसूदपुर की उस हवेली के पास से गुजरें तो आपको दो लड़कों के भागने की आवाज सुनाई देगी, और फिर एक औरत की डरावनी आवाज गूंजती है। तीसरे का इंतजार है। काली हवेली का काला इतिहास। जोहरा बाई का इंतकाम। करीब 100 साल पहले मकसूदपुर इतना डरावना नहीं था। ये हवेली उस वक्त के एक रसूखदार जमींदार की थी। उस दौर में एक नर्तकी डांसर हुआ करती थी जिसका नाम था जोहरा। वो जितनी खूबसूरत थी, उसकी आवाज उतनी ही सुरीली थी। धोखा और नफरत। जोहरा का कसूर बस इतना था कि उसने गांव के दो अलग अलग समुदायों के रसूखदार आदमियों से दोस्ती कर ली थी। उन दोनों के बीच जोहरा को लेकर जलन और नफरत पैदा हो गई। अपनी साख बचाने के लिए उन दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। एक तूफानी रात उन्होंने जोहरा को इसी हवेली में बुलाया। वहां उसे बेरहमी से मार दिया गया। आधी लाश को पास के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और बाकी आधी को श्मशान की आग में झोंक दिया गया। जोहरा की रूह दो हिस्सों में बंट गई। न उसे पूरी तरह दफन नसीब हुआ, न पूरी तरह मुक्ति। उसकी तड़पती रूह ने मरते वक्त एक श्राप दिया, जिस दोस्ती के नाम पर तुमने मुझे बांटा है, उसी दोस्ती का लहू इस हवेली की दीवारों पर चढ़ेगा। रहीम और मोहन के साथ क्या हुआ? अब वापस आते हैं रहीम और मोहन की उस आखिरी रात पर। जब वो औरत जोहरा की रूह हवा में उठी तो उसकी आवाज दो अलग अलग पिचों पर गूंज रही थी, एक रोने वाली और एक चीखने वाली।
उसने मोहन को अपनी एक तरफ खींचा और रहीम को दूसरी तरफ। रहीम ने अपनी जेब से तस्बीह निकाली और मोहन ने अपनी हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद रोशनी जीत जाएगी, लेकिन ज़ोहरा की नफरत सदियों पुरानी थी। हवेली के फर्श से अचानक सैकड़ों हाथ निकले। वे हाथ उन लोगों के थे जिन्हें ज़ोहरा ने पिछले 40 सालों में निगला था। अंतिम दृश्य, द फाइनल एनकाउंटर। मोहन चिल्लाया, रहीम, मेरा हाथ मत छोड़ना। रहीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ज़ोहरा के चेहरे पर एक वीभत्स मुस्कान आई। उसके दांत बाहर निकल आए और उसने रहीम के कान में फुसफुसाया, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है ना? तो चलो इसे हमेशा के लिए यहीं दफन कर देते हैं। अचानक हवेली की छत ढह गई। धूल का गुबार उठा। जब गांव वाले सुबह वहां पहुंचे तो उन्हें फर्श पर 2 इंसानी ढांचों के निशान मिले जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। वे निशान पत्थर में इस तरह छप गए थे जैसे जलते हुए लोहे से दागे गए हों। आज की चेतावनी। आज भी मकसूदपुर के बच्चे शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। लोग कहते हैं कि ज़ोहरा अब भी वहां भटकती है। वो अक्सर 2 दोस्तों की तलाश में रहती है। अगर उसे कोई 2 पक्के यार मिल जाएं, तो वो अपनी खौफनाक हंसी के साथ कहती है, एक मेरे श्मशान के लिए और एक मेरे कब्रिस्तान के लिए। सावधान। कहते हैं कि इस कहानी को पढ़ने के बाद अगर आपको अपने कमरे के कोने में कोई साया दिखे या अचानक ठंड महसूस हो, तो समझ लीजिए ज़ोहरा की नजर आप पर है। रहीम और मोहन के गायब होने के बाद गांव वालों ने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली दहशत तो तब शुरू हुई जब एक अघोरी बाबा और एक पुरानी दरगाह के खादिम ने मिलकर उस हवेली का रहस्य खोलने का फैसला किया। हवेली का खौफनाक राज, हिस्सा 3, रूहों का संगम। रहीम और मोहन के गायब होने के ठीक 13 दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के वक्त कुत्तों का रोना बंद हो गया और उसकी जगह पायल की छन छन सुनाई देने लगी। लोगों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों से नीली रोशनी निकल रही है। तांत्रिक और खादिम की जोड़ी। गांव के हालात देख श्मशान के पास रहने वाले भैरव बाबा, एक अघोरी और मस्जिद के पीर साहब ने तय किया कि वे उस ज़ोहरा बाई की रूह को कैद करेंगे। वे जानते थे कि ज़ोहरा की रूह आधी दफन है और आधी जली हुई, इसलिए उसे काबू करने के लिए गंगा जल और आबे जमजम दोनों की जरूरत थी। आधी रात का मंजर। जब वे दोनों हवेली के आंगन में पहुंचे तो वहां का तापमान बर्फ जैसा ठंडा था। हवेली के बीचों बीच रहीम और मोहन की टॉर्च अभी भी जल रही थी, बिना सेल के। भैरव बाबा ने चिल्लाकर कहा, तारांकन ज़ोहरा, सामने आ, इन मासूमों को क्यों तड़पा रही है? अचानक हवेली की छत से खून की बारिश होने लगी। दीवारों से काली परछाइयां निकलकर नाचने लगीं। तभी हवेली के फर्श के पत्थर फटने लगे और वहां से रहीम और मोहन बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं और खाल सड़ चुकी थीं। पीर साहब चिल्लाए, तारांकन, ये रहीम और मोहन नहीं हैं, ये ज़ोहरा के गुलाम बन चुके हैं। रूहानी जंग। ज़ोहरा बाई हवा में प्रकट हुई। उसका आधा चेहरा बेहद खूबसूरत था और आधा जला हुआ मांस का लोथड़ा। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैंने इन दोनों की दोस्ती को अपनी नफरत की आग में जला दिया है। अब ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे और न ही इस हवेली से बाहर जाएंगे। भैरव बाबा ने अपना त्रिशूल जमीन पर गाड़ा और पीर साहब ने आयतें पढ़नी शुरू की। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। ज़ोहरा की रूह रहीम और मोहन के शरीरों में समाने की कोशिश करने लगी ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। वह खौफनाक अंत। तभी एक चमत्कार हुआ। रहीम और मोहन के शरीरों ने एक दूसरे का हाथ और जोर से पकड़ लिया। उनकी रूहों के अंदर की दोस्ती अभी भी मरी नहीं थी। उन्होंने ज़ोहरा की ताकत को अपने अंदर खींचना शुरू किया ताकि वो दुनिया को परेशान न कर सके। भैरव बाबा ने देखा और चिल्लाए, तारांकन, ये बच्चे खुद को कुर्बान कर रहे हैं। ये ज़ोहरा को अपने साथ खींचकर ले जा रहे हैं। एक जोरदार बिजली कड़की और हवेली के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा हो गया। रहीम, मोहन और ज़ोहरा की रूह तीनों उस पाताल जैसे अंधेरे में समा गए। आज की निशानी। अगली सुबह हवेली पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उस गड्ढे के पास आज भी 2 चीजें मिलती हैं। एक चांदी का ताबीज, 2 एक तांबे का कड़ा। गांव वाले कहते हैं कि ज़ोहरा अब कैद है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो आज भी उस गड्ढे के अंदर से फुसफुसाती है, और अगर कोई गलती से भी उन दोनों चीजों, ताबीज या कड़े को छू ले, तो उसे रहीम और मोहन की आखिरी चीख सुनाई देती है, भाग जाओ। वो हमें छोड़ नहीं रही। मकसूदपुर की वो हवेली अब सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि इंसानी और रूहानी कैदखाना बन चुकी है। पाताल का मंजर। रूहों की अंतहीन जंग। जब रहीम, मोहन और ज़ोहरा की रूह उस गड्ढे में समाई तो वो गड्ढा अपने आप बंद नहीं हुआ।
कहते हैं कि वो सीधा सज्जीन, जहन्नुम का एक गहरा हिस्सा और पाताल लोक के उस मिलन बिंदु पर जाकर खुलता है जहां समय रुक जाता है। रहीम और मोहन की हालत। रहीम और मोहन अब साधारण इंसान नहीं रहे। ज़ोहरा बाई की काली शक्तियों ने उनकी रूहों को एक दूसरे से सी स्टिच दिया है। वे दोनों अब एक ही साये की तरह दिखते हैं। आधा साया रहीम का है, जिसके गले में जलती हुई तस्बीह लटकती है। आधा साया मोहन का है, जिसके हाथ में एक दहकता हुआ त्रिशूल जैसा निशान है। वे दोनों उस अंधेरे में ज़ोहरा की रूह को जकड़कर बैठे हैं। ज़ोहरा हर पल उन्हें डराने और उनके दिमाग को काबू करने की कोशिश करती है। वो उनके कानों में फुसफुसाती है, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। लेकिन उन दोनों की दोस्ती इतनी अटूट है कि वे जानते हैं अगर उन्होंने ज़ोहरा को छोड़ा तो वो पूरे मकसूदपुर को श्मशान बना देगी। गड्ढे के अंदर का डरावना सच। उस गड्ढे के अंदर से अक्सर 3 तरह की आवाजें आती हैं। 1, रहीम की भारी आवाज जो कलमा और आयतें पढ़ती है ताकि ज़ोहरा की ताकत कम रहे। 2, मोहन की आवाज जो मंत्रों का उच्चारण करती है ताकि हवेली की नींव टिकी रहे। 3, ज़ोहरा की अमानवीय चीखें जो इन दोनों की रूहों को नोचने की कोशिश करती है। सालों बाद की एक घटना। कुछ साल पहले एक लालची शिकारी उस हवेली के मलबे में सोना ढूंढने गया था। उसने उस गड्ढे के पास कान लगाया। उसे लगा कि नीचे से कोई सोने के सिक्के फेंक रहा है। जैसे ही उसने हाथ नीचे डाला, उसे किसी ने पकड़ लिया। उसे नीचे से 2 आवाजें सुनाई दी, भाई इसे बचा लो, ये हमारी तरह यहां न फंस जाए। ये रहीम और मोहन थे। लेकिन तभी एक तीसरी आवाज गूंजी जो इतनी ठंडी थी कि शिकारी का खून जम गया। नया खिलौना मिल गया। शिकारी जब बाहर निकला तो उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसकी जुबान कट चुकी थी। उसके हाथ पर काली उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचने की कोशिश की हो। क्या वे कभी बाहर आएंगे? गांव के बुजुर्गों का मानना है कि रहीम और मोहन अब मकसूदपुर के रखवाले बन गए हैं। वे खुद तो कैद हैं, लेकिन अपनी कैद की कीमत पर उन्होंने गांव को बचा रखा है। कहते हैं कि जिस दिन उनके बीच की ये दोस्ती टूटी या उनका हौसला डगमगाया, उस दिन वो गड्ढा फटेगा और ज़ोहरा बाई अपनी पूरी फौज के साथ बाहर निकलेगी। मकसूदपुर का अंतिम अध्याय, खामोश गवाही। उस शिकारी की मौत के बाद जब गांव के सरपंच ने उसके हाथ से वो कागज निकाला तो उस पर खून से सनी उबड़ खाबड़ लिखावट में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, वे दोनों अब इंसान नहीं रहे, वे दीवार बन गए हैं। अंतिम सत्य। इसका मतलब तब समझ आया जब गांव के कुछ निडर नौजवानों ने हवेली के उस मलबे को हटाने की कोशिश की। जैसे जैसे पत्थर हटते गए, उन्हें वहां कोई गड्ढा नहीं मिला, बल्कि 2 विशाल काली चट्टानें मिली जो एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई थीं। एक चट्टान पर तस्बीह के दानों जैसे निशान उभरे हुए थे। दूसरी चट्टान पर ए और त्रिशूल की आकृति प्राकृतिक रूप से बनी थी। हैरानी की बात यह थी कि उन पत्थरों से गर्मी निकल रही थी और धड़कन जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। रहीम और मोहन ने खुद को पत्थर में तब्दील कर लिया था ताकि उनके बीच फंसी ज़ोहरा बाई की रूह कभी बाहर न निकल सके। उन्होंने अपनी दोस्ती और अपनी रूहों को एक अमर जेल बना लिया था। गांव का फैसला। पीर साहब और भैरव बाबा ने मिलकर उस जगह को हमेशा के लिए सील कर दिया। उन्होंने पूरे गांव को सख्त हिदायत दी, आज के बाद कोई भी इस मलबे के पास दिया नहीं जलाएगा, नहीं कोई फूल चढ़ाएगा, क्योंकि कोई भी हलचल ज़ोहरा को जगा सकती है। आज का मकसूदपुर। आज काली हवेली की जगह सिर्फ एक घना जंगल और कटीली झाड़ियां हैं। सरकार ने उस इलाके के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवा दी हैं और वहां जाना कानूनी रूप से मना है। लेकिन आज भी जब कभी मकसूदपुर में बहुत तेज आंधी आती है तो हवाओं में 3 आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं। एक सिसकी, रहीम की जो अपना घर याद करता है। 2, एक कराह, मोहन की जो अपनी मां को पुकारता है। 3 और एक भयानक चीख, ज़ोहरा बाई की जो आज भी उस पत्थर की कैद से आजाद होने के लिए छटपटा रही है। अंत में एक चेतावनी। कहते हैं कि अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें और आपको कोई अजनबी पगडंडी दिखे जो घने जंगल की ओर जाती हो तो रुक जाइएगा, क्योंकि अगर आपने उन काली चट्टानों की धड़कन सुन ली तो आपकी रूह भी उसी पत्थर का हिस्सा बन जाएगी। खौफ का ये सफर यहीं खत्म होता है। रहीम और मोहन की वो बेमिसाल दोस्ती आज भी मकसूदपुर की मिट्टी में दफन है। एक ऐसी दोस्ती जिसने मौत के बाद भी दुनिया को एक शैतान से बचाए रखा।